नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ध्यान रखिएगा इस बात का कि सिलेबस आपको 9वीं 10वीं का मिलेगा, लेकिन प्रश्न 9वीं 10वीं के अलावा अधिकतर पूछे जाएंगे 11वीं 12वीं से भी। अब जो गति नाम का जो चैप्टर है यहाँ पे, जिसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी फिजिक्स में, हमेशा आपको बेसिक से ही पढ़ाऊंगा मैं। 9th 10th का पूरा कॉन्सेप्ट लेके आपका 11th तक जाऊंगा। 11th 12th में गति के नाम से आपका 11th में मिलेगा सब ये चैप्टर, 12th में नहीं है ये। ठीक है, तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि प्रश्न बिल्कुल आसान नहीं रहने वाले जब भी इसका पोस्ट आएगा, जिसकी संभावना क्या है 2026 में आने की संभावना है। टीईटी का एग्जाम होने के बाद, फरवरी में टीईटी का एग्जाम है, उसके बाद ये पोस्ट आने की संभावना है। तो तैयारी को अभी से बना के रखेंगे तब पढ़ पाएंगे, और सबसे ज्यादा कंपटीशन जिसमें रहेगा वो वाला पोस्ट यही है। विज्ञान प्रयोगशाला के ही पोस्ट में आपका सबसे ज्यादा कंपटीशन रहेगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। मैं स्टार्ट कर रहा हूं गति नाम का चैप्टर, और वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आगे का मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिले, उसके लिए आप बेल आइकन को क्लिक करके जरूर रखिएगा। ठीक है, तो मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान देंगे पूरा बेसिक से ना, एकदम जीरो लेवल से, कि गति किसको कहते हैं। तो गति क्या चीज है, यहां पे मैं लिखा कि गति की परिभाषा लिखाया गया है। गति की परिभाषा मतलब कि किसी वस्तु का समय के सापेक्ष क्या होना, उसके स्थिति में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जैसे कि आप मेरे को 2 सेकेंड अभी के समय में मेरे को यहां पे देख रहे हो, फिर आप आंख बंद किए, फिर उसके बाद मान लो आपने 5 सेकंड पश्चात मेरे को यहां पे ना पाके मेरे को यहां पे पाए, इसका मतलब मेरी स्थिति क्या हो चुकी है, वहां से हट के एक नई स्थिति में पहुंच चुका है। किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। आपको पहले 2 सेकंड बोला था, अब 5 सेकंड बोल रहा हूं, तो समय के सापेक्ष मेरी स्थिति में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। अर्थात आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे में क्या रहा होगा, गति रहा होगा, तभी मेरा स्थिति परिवर्तित हुआ है। तो यह है गति की परिभाषा कि समय के सापेक्ष किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब गति अभी मैं बोला किसके सापेक्ष, बोले समय के सापेक्ष, मतलब कि गति किस सिद्धांत पे आधारित है, सापेक्षिकता के सिद्धांत पे। ठीक है, रिलेटिविटी के प्रिंसिपल पे आपका ये गति आधारित होता है। अब गति के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको दूरी और विस्थापन, चाल और वेग के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, ये स्टार्टिंग रहेगा हमेशा गति का। तो दूरी और विस्थापन कहते किसको हैं, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं, उस बात को समझिएगा थोड़ा। मेरे को ए बिंदु से बी बिंदु तक जाना है। ठीक है, कोई शहर का नाम है, ए शहर से मेरे को कहाँ जाना है, बी शहर। जैसे मैं महासमुंद जिले का निवासी हूं, तो मेरे को कहां से कहां जाना है, महासमुंद से रायपुर तक जाना है। अगर मेरे को महासमुंद से रायपुर तक जाना है, तो इसके लिए कौन कौन सा रास्ता अपना सकते हो। मान लो पहला रास्ता क्या है, ये हो गया ए रास्ता, ये हो गया बी रास्ता, और ये सीधा सीधा जो जा रहा है वो हो गया मान लो सी रास्ता। तो 3 रास्ता है आपके पास, 3 रास्ता है, आप तीनों रास्ते में से किसी में से भी जा सकते हो। तो सबसे छोटा रास्ता रहेगा हमेशा, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा रास्ता रहेगा। ठीक है, वहां पे सड़क रहे चाहे मत रहे उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे छोटा रास्ता खेत वगैरह से होते हुए चले जाना, सबसे छोटा रास्ता ही क्या कहलाता है, विस्थापन। जबकि विस्थापन के अलावा जितने भी रास्ते हैं वो सब किसमें गिने जाएंगे, आपके दूरी में गिने जाएंगे। अर्थात आपका एम से आर तक सी रास्ते से अगर जाओगे तो क्या कहलाएगा, विस्थापन। जबकि ए रास्ता या बी रास्ते से आप गए तो वो क्या कहलाने वाला है, दूरी। अर्थात दूरी क्या हुआ, तय पथ की कुल लंबाई। ठीक है, मेरे को पथ कहां से कहां तय करना है, एम से लेके आर, महासमुंद से कहां तक, रायपुर तक। तो तय पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हो, दूरी कहते हो। जबकि निश्चित दिशा में, ठीक है, निश्चित दिशा में आप न्यूनतम दूरी जो तय कर रहे हो, न्यूनतम दूरी, बात को ध्यान रखिएगा, अधिकतम पथ की लंबाई को क्या बोला जाता है, दूरी। जबकि न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हो आप, विस्थापन कहते हो। तो उसी को मैं लिखा हूं कि तय पथ की कुल लंबाई को क्या बोला जाता है, दूरी, और सबसे जो न्यूनतम दूरी रहता है उसी को क्या बोला जाता है, विस्थापन बोला जाता है। अब जैसे कि अब भी मैंने बोला कि विस्थापन के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि
रास्ता आपका सड़क वाला रहे कि खेत वाला रहे, या कहीं से भी आप जा सकते हो, लेकिन वो निर्भर नहीं करेगा किस पे कि मार्ग कैसा है। अर्थात विस्थापन पथ पे निर्भर नहीं करता है, जबकि दूरी आपका किस पे निर्भर करता है, पथ पे निर्भर करता है। ठीक है, दूरी क्या है, पथ पे निर्भर करेगा, जबकि विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, दूरी क्या है, अदिश राशि है, जबकि विस्थापन क्या है, सदिश राशि। अब यह भी दिमाग में आपके आना चाहिए कि अदिश राशि और सदिश राशि होते क्या है। अदिश राशि मतलब कि ऐसी राशि जिसमें दिशा नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, परिमाण। परिमाण बोलने का मतलब कि उसका मान बस रहेगा, उसमें दिशा का वर्णन नहीं रहेगा, उसको क्या बोला जाता है, अदिश राशि। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन क्या है, सदिश राशि, जिसमें परिमाण व दिशा क्या होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, अब यहीं पे कभी भी अदिश राशि आया तो अदिश राशियों के मान ऋणात्मक नहीं हो सकते, सिर्फ क्या हो सकता है, धनात्मक और शून्य। जबकि सदिश राशि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जहां कहीं पर भी आप सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में ऐसा पढ़ेंगे, सदिश राशि आया मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, धनात्मक और शून्य, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता अदिश राशियों का मान। अर्थात आपको ये बात भी समझ में आया, दूरी के मान को आप कभी ऋणात्मक नहीं बोल सकते। यही तो हुआ, विस्थापन के मान को आप ऋणात्मक विस्थापन हुआ है करके भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे उदाहरण समझाया था, आपको यहां से समझ में आ रहा है कि ये क्या था, ए रास्ता और बी रास्ता आपको क्या समझा रहा था, दूरी को समझा रहा था। ए रास्ता और बी रास्ता आपको क्या समझा रहा था, दूरी को, जबकि सी रास्ता आपको क्या समझा रहा है, विस्थापन को। अब आपको स्पष्ट यहां पे दिख रहा है, दूरी का मान विस्थापन से क्या है, बड़ा है। दूरी का मान क्या है, विस्थापन से बड़ा है। तो ये बात भी अब याद रखने का कि दूरी का मान या तो विस्थापन से बड़ा होगा या तो विस्थापन के बराबर होगा। जैसे मैं बोलूंगा विस्थापन के बराबर कब होगा, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, सीधा सीधा आप चल रहे हो, सीधा सीधा, ध्यान से सुनेंगे, सीधा सीधा चल रहे हैं, मतलब कि कौन सी गति हो रही है, सरल गति हो रही है, सरल रेखीय गति हो रही है। ठीक है, सीधा सीधा चल रहे हो तो दूरी भी वही है और विस्थापन भी वही है। अर्थात दूरी और विस्थापन एक दूसरे के बराबर होते हैं, कौन सी गति में, सरल रेखीय गति में आपका दूरी बराबर क्या होता है, विस्थापन। जबकि सरल रेखीय गति नहीं होगा तो दूरी का मान विस्थापन से बड़ा मिलेगा हमेशा, कभी भी विस्थापन का मान दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। दूरी का मान विस्थापन से बड़ा हो सकता है, दूरी का मान विस्थापन के बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी का मान विस्थापन से छोटा कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सब आपके वन लाइनर के रूप में यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जब दूरी और विस्थापन जब बराबर हो जाए तो गति किस प्रकार की गति है। ऑप्शन में रहेगा आपका सरल रेखीय गति। अब सरल रेखीय गति नहीं रहा तो ऑप्शन में रहेगा एक विमीय गति, क्योंकि सरल रेखीय गति को ही क्या बोला जाता है, एक विमीय गति। और ये आगे के क्लास में कवर होने वाला है, तो आराम से चलते जाएगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, दूरी तथा विस्थापन दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर। जैसे कि मैं बोला महासमुंद से मेरे को रायपुर जाना है, महासमुंद से रायपुर की दूरी अगर मान लो 60 किलोमीटर है, तो मैं बोल रहा हूं कि 60 किलोमीटर है, बोल रहा हूं, जो लगा रहा हूं बाद में किलोमीटर, वही क्या है, इसका मात्रक है। किलोमीटर बोलो, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, तो ये सब किसके मात्रक हैं, दूरी अर्थात लंबाई के मात्रक हैं। और दूरी भी क्या है, एक प्रकार का लंबाई, और विस्थापन भी क्या है, एक प्रकार का लंबाई। ठीक है, तो दूरी तथा विस्थापन दोनों के मात्रक क्या होते हैं, मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो मैं बताया दूरी तथा विस्थापन के बारे में, और इसी के आधार पे, इन्हीं पे आधारित आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है, जिसको मैं यहाँ पे लिया हूं। और ये प्रश्न बिल्कुल सरल नहीं है। ठीक है, आप जैसे अगर 9वीं 10वीं के क्वेश्चन को उठा के तैयारी कर रहे हो बस, और 9वीं 10वीं का सिलेबस पढ़ के चले गए एग्जाम में, तो बहुत बड़ा धोखा खाने वाले हो। क्योंकि पिछले बार का अगर आप पेपर देखोगे तो पूरा 11वीं 12वीं को भर भर के पूछा है। ठीक है, तो याद रखना, आपको सिंपल सिंपल प्रश्न नहीं मिलने वाले हैं बिल्कुल। तो देखें आगे, चाल तथा वेग के बारे में। चाल तथा वेग, जैसे दूरी अदिश राशि है, वैसे ही चाल भी क्या है, अदिश राशि। विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी क्या है, सदिश राशि।
अर्थात चाल के फार्मूले में क्या आने वाला है, दूरी, और वेग के फार्मूले में क्या आने वाला है, वेग के फार्मूले में क्या आने वाला है, विस्थापन। जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे चाल बराबर क्या लिखा हूं मैं, दूरी बटे समय, वेग बराबर क्या लिखा हूं मैं, विस्थापन बटे समय। अब आपको कहीं कहीं पर चाल को वेग लिख देगा, वेग को चाल लिख देगा। जब ऐसा वो लिखे कहीं पर भी बुक में, इसका मतलब ये आपको समझ जाना है कि गति किस प्रकार की है, सरल रेखीय गति। ठीक है, सरल रेखीय गति या एक विमीय गति। एक विमीय गति में या सरल रेखीय गति में आपको 3 अक्षों में सिर्फ एक ही अक्ष की आवश्यकता होती है, जो कि आगे के क्लास वगैरह में कवर करने वाला हूं। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब इसका परिभाषा में अगर जाऊं मैं, तो या तो इसको रेशियो के रूप में भी परिभाषा दे सकता हूं कि चाल क्या है, दूरी तथा समय का अनुपात है करके। या अच्छे से और दूं तो समय के मान को यदि आप 1 करोगे तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। क्या बोला, समय के मान को क्या करना, 1। अर्थात इसका परिभाषा बना, एकांक समय में तय दूरी को ही क्या कहते हो आप, चाल कहते हो। वैसे इधर आएगा, एकांक समय में वस्तु में हुए विस्थापन को ही आप क्या कहते हो, वेग कहते हो। फिर यही बात, एक ठोक लाइन लिखूं, उस पर ध्यान दें, निश्चित दिशा में करके, निश्चित दिशा में बोल रहे हो, अर्थात विस्थापन हमेशा एक निश्चित दिशा में होता है। जैसे कि ये देख रहे हो ना, विस्थापन एक निश्चित दिशा में हुआ है, जबकि आपका दूरी कहीं से भी घूम के जा सकते हो। वो वाले पे निर्भर किया, मतलब पथ पे निर्भर कर रहा है कौन, पथ पर निर्भर कर रहा है कौन, दूरी, जबकि पथ पे निर्भर नहीं कर रहा है कौन, विस्थापन। ठीक है, तो एकांक समय में तय दूरी को ही क्या कहते हो आप, चाल कहते हो, जबकि निश्चित दिशा में एकांक समय में वस्तु में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है, आपका वेग कहलाता है। अब मात्रक निकालने की जब बात आएगा, मात्रक, तो आपको फार्मूला दिमाग में रखना, उससे आप मात्रक निकाल सकते हो। जैसे कि दूरी का मात्रक अभी बताया था, दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहां पे मीटर आया। समय का मात्रक क्या होता है, ए सही मात्रक की बात करेंगे, पूरा मैं जो भी मात्रक बोलूं वो ए सही मात्रक की बात है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ऊपर में आया मीटर, नीचे में आया सेकेंड, अर्थात मीटर बटे सेकेंड। लेकिन जब मात्रक को आप पढ़ते हो तो बटे के रूप में नहीं पढ़ते हो, उसको प्रति के रूप में पढ़ते हो, मीटर प्रति सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। अर्थात आपका समझ में आया, चाल और वेग का मात्रक, स्पीड और वेलोसिटी ना, स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट है, इकाई है, मात्रक, वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और बातें फिर वही से, चाल जैसे दूरी अदिश राशि था, वैसी चाल अदिश राशि है। फिर वही बात, अदिश राशि जैसे आया उसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, लेकिन सदिश राशियों के मान क्या हो सकते हैं, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा यही चीज लिखाया है, चाल क्या है, एक अदिश राशि है जिसका मान सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, पॉजिटिव और जीरो। सदिश का क्या हो सकता है, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। अब जैसे मैंने बोला था कि दूरी का मान या तो बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, किसके, विस्थापन के, वैसे ही चाल का मान वेग से बड़ा होगा या वेग के बराबर होगा। चाल का मान कभी भी वेग से छोटा नहीं हो सकता है, चाल का मान कभी भी वेग से छोटा नहीं हो सकता है। चाल का मान वेग से बड़ा है, मतलब कि एक समान गति है, सरल रेखीय गति नहीं है, वो सरल रेखीय गति नहीं है। चाल का मान वेग से बड़ा है तो सरल रेखीय गति नहीं होगा, जबकि चाल का मान वेग के बराबर है तो क्या होगा, ये सरल रेखीय गति होगा। ये सब एग्जाम में बनने वाले प्रश्न के लिए की पॉइंट है। ठीक है, सब चीजों को ध्यान रखेंगे। अब बात आता है गतिमान वस्तु और स्थिर वस्तु किसको कहते हैं। तो आप किसी वस्तु को एक जगह टिका हुआ नहीं देख रहे हो, मतलब कि वो क्या कर रहा है, अपने स्थिति को बार बार करके परिवर्तित कर रहे हैं, तो ऐसे वस्तु को क्या कहते हो आप, गतिमान वस्तु। जबकि कोई वस्तु ढिट होके समय के सापेक्ष उसका स्थिति परिवर्तित हो ही नहीं रहे, आपने आंख बंद किया, 2-5 सेकंड बाद फिर आंख खोले तो देख रहे हो वस्तु वहीं पर है, तो ऐसे वस्तु को क्या कहोगे, स्थिर वस्तु। तो गतिमान वस्तु क्या होता है, जो वस्तु गत्यावस्था में है, और जो वस्तु गत्यावस्था में नहीं उसको क्या बोलते हो आप, स्थिर वस्तु बोलते हो। अब मैं चल रहा हूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न में, छोटा छोटा वीडियो के रूप में कवर होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखते रहें। ये पहला प्रश्न है मेरा, एक वृत्त बना है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, r। अब आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या है तो परिधि के हर एक बिंदु पे क्या रहेगा, त्रिज्या r ही रहेगा। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया रहता तो सब जगह आपका त्रिज्या क्या चलता, 5 सेंटीमीटर। जैसे कि यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये क्या है, O क्या है वृत्त का केंद्र, O क्या है वृत्त का केंद्र। वृत्त के केंद्र से परिधि के बिंदु A तक की दूरी कितना दिख रहा है आपको, r।
दूरी कितना दिख रहा है, r, वही तो दूरी क्या है आपका, रेडियस है। अब अगर O से मैं बिंदु B तक भी जाऊं तो दूरी क्या होगा आपके पास, रेडियस ही कहलाएगा। या और कोई पॉइंट अगर ले लूं, यहां पर अगर कोई पॉइंट C ले लूं, O से C तक भी क्या कहलाएगा आपका, रेडियस ही तो होगा वो, क्योंकि कभी भी वृत्त में रेडियस अलग अलग नहीं हो सकता है। अब ये प्योर गणित आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो फिजिक्स में गणित ऐसे घुसता है, और यहाँ का जो गणित है उसके लिए ये कॉन्सेप्ट जरूरी था। क्या कॉन्सेप्ट जरूरी था इसको हल करने के लिए, कि विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होता है। बात फिर से रिवाइज करें, विस्थापन क्या है आपका, न्यूनतम दूरी, जबकि दूरी क्या होता है, तय पथ की अधिकतम लंबाई, ठीक है। और मैं यहां पे एक चीज और लिखा हूं, प्रश्न में क्या लिखा हूं उसका दिशा बता दी हूं मैं। ये दिशा बताया कि आपको A से B तक जाना है। प्रश्न ये है, कण को A से B तक जाने में कितना विस्थापन होगा और कितना दूरी तय करना पड़ेगा, यही तो लिखा है। विस्थापन तथा दूरी का मान ज्ञात कीजिए करके। अब आपको यह समझ में आया, A से मैं B ऐसे भी जा सकता हूं, A से B मैं ऐसे भी जा सकता हूं, लेकिन प्रश्न के अनुसार देखिए तीर किस साइड मारा है, इस साइड मारा है, मतलब कि A से B तक जाना है आपको क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इस प्रश्न में चूंकि A और B एकदम विपरीत दिशाओं में है, तो आप राइट साइड से जाओ चाहे लेफ्ट साइड से जाओ, दूरी का मान क्या मिलने वाला है, वही मिलने वाला है, और विस्थापन का भी मान वही मिलने वाला है। तो इस प्रश्न को मैं हल कर रहा हूं, ध्यान देंगे। सॉल्यूशन पहले प्रश्न का ना, इसका ये पहला प्रश्न है, क्वेश्चन फर्स्ट, और वो क्वेश्चन 2 है। मेरे को किसका मान बताना है, विस्थापन तथा दूरी का। सबसे पहले दूरी का मान, डिस्टेंस ना, डिस्टेंस का वैल्यू पहले प्रश्न के लिए, डिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा, A से कहां तक जाना है, B तक। अब इसके लिए आपको दिमाग में यह रहना चाहिए कि वृत्त की परिधि क्या होती है। आप देख पा रहे हैं वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। इस चीज को याद रखना है आपको। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। चूंकि मैंने अभी A से लेके पूरा का पूरा वापस A में नहीं गया हूं, मेरे को कहां से कहां जाना है, A से लेकर B तक, अर्थात पूरे परिधि का कितना तय करना है, मेरे को आधा हिस्सा तय करना है, ठीक है। तो 2πr का आधा मतलब कि भाग किससे लगाएंगे, 2 से। तो यहां से आपके पास आंसर कितना मिल गया, पाई इंटू आर। अर्थात इस पहले प्रश्न में दूरी का मान कितना आने वाला है, पाई इंटू आर। अब विस्थापन की बारी, ठीक है, देखें ध्यान से। विस्थापन, डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, तो मैंने आपको बोला कि आपको रास्ते से कोई मतलब नहीं, ए बिंदु को देखो, बी बिंदु को देखो, डायरेक्ट आप तीर मारो कहां तक, ए से लेकर बी बिंदु तक। जैसे मैंने तीर मारा ए से लेकर बी तक, तो ये वाला जो लंबाई दिख रहा है वही क्या है आपका विस्थापन। अब भाई ओ से लेके ए तक क्या है, आर, और ओ से लेके बी तक क्या है, आर। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आर प्लस आर, अर्थात डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 2r। ये तो सरल प्रश्न था। सेकंड प्रश्न है आपके लिए, जिसमें आपका पूरा गणित यहां पे खेलने वाले हो आप, ठीक है। इस बात को अच्छे से याद रखें कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, जहां r क्या है आपका वृत्त का त्रिज्या है, रेडियस है। सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या याद करना है, वही चीजें, विस्थापन तथा दूरी। फिर वही प्रश्न, ए से लेकर कहां तक जाना है आपको, बी तक। इस रास्ते, छोटे रास्ते को अपनाते हुए, मैं बड़े रास्ते को अपनाते हुए नहीं जा रहा हूं। और यह बात कौन बता रहा है मेरे को, यह तीर का निशान बता रहा है। अगर तीर का निशान इधर रहता तो आपको बड़े रास्ते से होके जाना पड़ता। एक चक्कर घूमते हो तो कितना डिग्री घूम लिए आप, 360 डिग्री। यहां पर 120 डिग्री है, तो इधर कितना डिग्री बचेगा आपके पास, 240 डिग्री, ठीक है, इतना। अगर बड़े रास्ते से जाना है करके बोलते तो 240 डिग्री काम आता, जबकि छोटे रास्ते से जाना है करके बोलूंगा तो मेरे पास कौन सा एंगल काम आएगा, 120 डिग्री। तो थोड़ा सा ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, दूरी निकाल रहा हूं। अब दूरी देख रहे हैं कहां से कहां तक दूरी निकालना है, ए से लेकर बी तक। ए से लेकर कहां तक निकालना है, बी तक। चूंकि मेरे को पता है कि ए से लेकर वापस मैं कहां पे चले जाऊं, ए पे, अर्थात मैंने कितना दूरी तय किया है, 2πr। वृत्त की परिधि ही क्या कहलाएगा आपका, दूरी कहलाएगा उस समय में। तो पहले मैं ए से लेके पूरा ए तक अगर आऊंगा
तो वृत्त की परिधि पेरीमीटर इक्वल टू आपका क्या होता है, मतलब कि 2 पाई आर इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री बराबर क्या होगा 2 पाई आर। यदि आपने वृत्त की परिधि अर्थात एक चक्कर लगाया अर्थात आपने कितना एंगल को कवर किया है, 360 डिग्री के एंगल को कवर किया है। लेकिन यहां पे देखें आपको कितना एंगल कवर करना है, सिर्फ और सिर्फ 120 डिग्री के एंगल को कवर करना है। तो यहां से पहले किसका मान निकाल लो आप, 1 डिग्री का। 1 डिग्री बराबर यहां से क्या हो गया 2 पाई आर बटे में 360 डिग्री। अब देखो कितना एंगल कवर करना था जिससे मेरे को दूरी मिले ना, मैं किसका मान निकालने के लिए भाग रहा हूं, दूरी का मान निकालने के लिए। तो अगर मेरे को 120 डिग्री चाहिए तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, 120 का गुना इस तरफ भी करना पड़ेगा और उस तरफ भी क्या हो जाएगा, 120 का गुना हो जाएगा किसके साथ, 2 पाई आर बटे 360 डिग्री के साथ। ठीक है, तो यही आपका क्या देगा, दूरी के मान को देगा। अब दूरी का मान 120 और ये 360 कितने बार में भाग जाएगा, 3 बार में। ठीक है, 120 बटे 360 करो, कितने बार में भाग जाएगा, ये 3 बार में। अर्थात यहां पे स्मॉल आर डाल रहा हूं, ये क्या लिखा है आपका, कैपिटल आर लिखा है ना, रेडियस। तो ये कितना हो गया आपके पास, आंसर क्या हो गया, 120 डिग्री तय करने में जो दूरी है वो क्या हो गया, 2/3 पाई आर। ये किसका मान हुआ आपके पास, दूरी का मान हुआ है। अब किसके बारे में बात किया जाए, दूसरे प्रश्न में दूरी तो आपने निकाल लिया, दूसरे प्रश्न में क्या बचा है, विस्थापन निकालना। विस्थापन निकालने के लिए दौड़ा जाए सेकंड क्वेश्चन के लिए। दूसरा किसके लिए कैलकुलेशन करना है अपने को, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब विस्थापन के लिए मैंने आपको बोला था कि सीधा सीधा तीर मारना है, कहां से, ए से लेकर बी तक तीर मारना है। तो ए से यदि मैं बी तक तीर मारूं, यहां पे क्या है बिंदु ए, यहां पे क्या है बिंदु बी। आपको पता है कि ये क्या है, ओ केंद्र, वृत्त का केंद्र। ओ से ए तक क्या दिख रहा है, त्रिज्या आर। ओ से बी तक भी क्या समझ में आ रहा है, त्रिज्या आर। अब यदि मैं ए से बी तक तीर मारूं तो डायरेक्ट ये कैसे बनेगा, डैश 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 करके कहां तक बोले, बी तक ना, कितने तक, बी तक, ये बी। आपको यहां पे दिया है एंगल कितना, 120 डिग्री। ध्यान से देखेंगे यहीं पे गणित है पूरा पूरा। अगर मेरे को ए से बी तक का मान चाहिए तो मेरे को ये एंगल के अलावा ये एंगल भी पता रहना चाहिए, ये एंगल भी पता रहना चाहिए, और वहां पे लगेगा आपका साइन रूल लगेगा, फिर साइन रूल। ठीक है, अब फिर यहां पे गणित, प्योर गणित। ये एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है जिसमें दो भुजाओं का मान क्या है, आर और आर। मतलब कि ये त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का एक स्पेशल गुण कि समद्विबाहु त्रिभुज का स्पेशल गुण यह है कि जो दोनों समान भुजाएं हैं वो तीसरे भुजा से क्या करते हैं, समान कोण बनाते हैं। तीसरे भुजा से क्या करते हैं, समान कोण बनाते हैं। ये दो समान भुजाएं, यहां पर कोण बनाया, यहां पर कोण बनाया, किस, कौन से वाले भुजा से, तीसरे भुजा से। तो यहां पर जितना कोण आएगा उतना कोण यहां पे आएगा। अब कैसे पता करें कि कितना कोण आएगा, तो फिर इसके लिए त्रिभुज का गुण कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 120 डिग्री होता है। तो फिलहाल मैं ऐसे कर देता हूं ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए, इसको मान लो x डिग्री और इसको भी क्या मान लो, x डिग्री। अब यहां पे गणित करने बैठोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये x प्लस x कितना हो गया, 2x प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से 2x 120 का उस तरफ पक्षांतर होगा तो कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 120 कितना दे देगा आपको, 60। यहां से समझ में आया 2x इक्वल टू 60 अर्थात x इक्वल टू कितना मिल गया, 30 डिग्री। x इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपका ये डायग्राम एक्चुअल में क्या बना, एक्चुअल में डायग्राम क्या बना, यहां पे कितना एंगल, 30 डिग्री का कोण, यहां पे कितना एंगल 30 डिग्री का, और यहां पे कितना एंगल चल रहा है आपका 120 डिग्री का। ये कौन सा बिंदु है, ए, ओ, और ये क्या है, बी। आपको किसका मान निकालना है, ए बी का मान। विस्थापन वही है ना भाई, ए बी का मान, तीर मारे डायरेक्ट, तो विस्थापन कौन सा है, ए बी। ए बी का मान निकालने के लिए अब यहां पे लगाना पड़ेगा आपको साइन रूल। साइन रूल, अब साइन रूल बोलता क्या है, साइन रूल देखो, अगर यहां पे एंगल 90 डिग्री रहता तो आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये आंसर निकाल सकते थे। कर्ण का मान निकालना रहता,
लेकिन एंगल यहाँ पे कहीं पर भी 90 डिग्री नहीं है, अर्थात यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। जब समकोण त्रिभुज नहीं रहेगा तो आपको भुजाओं का मान निकालने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? आपको कोणों का सहारा लेना पड़ता है, अर्थात साइन रूल का सहारा लेना पड़ेगा। ये ओ से ए तक क्या दिए हुआ? आर। ओ से लेके ए तक कितना है? आर। ओ से बी तक कितना है? आर। आपको निकालना है ए बी का मान। तो साइन रूल क्या बोलता है कि कोई भी भुजा लो और बटे में क्या करो, उस भुजा के सामने वाले कोण का क्या निकालो? आप साइन निकालो। क्या बोला? साइन रूल क्या बोलता है? जैसे कि मैं ये भुजा लिया एओ, एओ बटे में क्या करना है मेरे को? साइन। किसका साइन? एओ के सामने वाला कोण कौन सा है? ये 30। तो साइन कितना आएगा? ये 30 डिग्री एओ के बटे में। वैसे ही ओबी के बटे में क्या आएगा? ओबी भुजा लिखा मैं, ओबी भुजा लिखा, फिर बटे ओबी के सामने वाला कोण क्या है? 30 डिग्री। तो ओबी बटे क्या लिखाएगा? ये साइन 30 डिग्री। फिर बराबर इसके तीसरा भुजा बचा अभी कौन सा? एबी वाला। तो एबी के सामने वाला कोण क्या है? 120, अर्थात एबी बटे क्या आएगा? साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। अब आपको जिसके मान की जरूरत है उसको यहां से निकाला जा सकता है। इसके लिए आपको त्रिकोणमिति अनुपातों का मान पता रहना चाहिए, साइन 0 से लेकर साइन 360 वगैरह तक। ठीक है, जैसे मेरे को साइन 120 का मान पता रहना चाहिए, साइन 30 का और साइन 30 का। मेरे को किसका मान निकालना है? ए बी का। तो ए बी का मान निकालना है तो ए बी बटे साइन 120 को किसके इक्वल कर दो आप? ओ बी बटे साइन 30 के, या फिर ए बी बटे साइन 120 को ए ओ बटे साइन 30 के इक्वल कर सकते हो आप। चूंकि आपको पता है ना भाई, ओ बी का मान पता है, ओ से लेके बी तक कितना है? आर। तो चलो मैं इसको उठा के आगे बढ़ रहा हूं। तो ये क्या होगा? ओ बी का मान कितना दिख रहा है आपको? आर। ओ बी का मान कितना दिख रहा है आपको? आर। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाई साइन 120 डिग्री। अब बात यहीं पे आपको साइन 30 का मान पता रहना चाहिए, साइन 120 का मान पता रहना चाहिए। देखें साइन 30 का मान क्या होता है? आर डिवाइडेड बाई क्या हो गया? साइन 30 का मान होता है 1/2, ये होता है साइन 30 का मान। फिर इसके बाद ए बी डिवाइडेड बाई साइन 120 का जो मान है वो होता है √3/2, साइन 60 के ही बराबर होता है √3/2। अब इसको हल करो और किसका मान निकालो? ए बी का। तो थोड़ा सा पलटा जाए इसको, पलटा जाए बोलने का मतलब जब बटे के बटे में रहता है तो छलांग मार के कहां चल देता है? ऊपर। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 2r/1, और इधर 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 2ab डिवाइडेड बाई √3। आपको किसका मान निकालना था? विस्थापन। और विस्थापन कौन सा है? ए से लेकर बी, ए से लेकर बी। जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ रखें, ए बी के साथ गुना कौन था? 2/√3। ये 2/√3 उस पर जाके क्या बन जाएंगे? √3/2। तो इधर पहले से दिख रहा है 2/1, उधर क्या आ जाएगा? ऊपर में √3 और नीचे में क्या आ जाएगा? 2। फिर अब गुना किया, इनके साथ गुना कौन दिख रहा है? आपका आर। यहां से 2 खत्म, यहां से 2 खत्म। आपका आंसर है ए बी बराबर √3/1, √3/1 मतलब कि √3r। तो इस प्रकार के अच्छे अच्छे प्रश्न बनने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सिंपल चीजों को बस पढ़ के क्लियर नहीं हो सकता है, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा अगर आप प्रयोगशाला टीचर बनना चाहते हैं तो। 11th-12th आएगा ही आएगा। और अगर दूरी विस्थापन से प्रश्न बनते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब मेरे को समझाने में ज्यादा टाइम लगा इस चीजों को, क्योंकि मेरे को समझाना है, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस रहेगा तो ये तुरंत बनने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा क्लास। और ऐसे ही क्लास अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी यहाँ पे प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न डाल सकते हैं, या कोई भी सुझाव हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगले क्लास में मैं मिलूंगा इसके आगे के टॉपिक को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।